गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग साना साना हाथ जोड़ी आज ख़त्म कर देते हैं। तो लेखिका को मैंने आपको बताया था कि लेखिका ने देखा कि पहाड़िन स्त्रियां छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर उठाए पत्थर तोड़ रही थीं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। कारण कि शहरों में मैंने बताया था कि स्त्रियों को प्रसव के पश्चात या बेबी जन्म लेने के पश्चात बहुत आराम कराया जाता है, और इन स्त्रियों ने क्या कर रखा था कि अपने छोटे बच्चों को डोकों में उठाया हुआ था और वो कार्य कर रही थी। तो इस तरह से लेखिका को आश्चर्य हुआ, तो बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। तो लेखिका ने कहा कि यह खतरनाक कार्य होगा, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। तो वह संजीदा हो गया और कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई। वह बड़ा परेशान हो गया ये बात सुनकर, और उसने कहा, हाँ, पिछले महीने एक व्यक्ति की, महिला की जान भी चली गई, क्योंकि वो रोज़ यही कठिन दृश्य यहाँ पर देखा करता था। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है, पहाड़ों पर रास्ता बनाना, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना। तो पहले उसने तरीका बताया कि कैसे पहाड़ों पर रास्ते बनाए जाते हैं। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, ठीक है, विस्फोट करके चट्टानों को तोड़ दिया जाता है। बच्चों, डायनामाइट लगाते हैं, एक पत्थर में होल करते हैं पहले औजारों से, फिर इस होल में बारूद वगैरह भरकर उसको बंद कर दिया जाता है। बच्चों, आग लगा दी जाती है, तो प्रेशर से, अंदर गर्मी से वो पत्थर क्या हो जाता है, फट जाता है। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर पत्थरों को तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पत्थर बनाए जाते हैं, फिर बड़े से जाले में उन लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। फिर आयरन की जाली जो होती है वो लगाई जाती है, जाली में पत्थरों को बांधा जाता है और सड़क के किनारे लगा दिया जाता है पट्टी की तरह। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, अगर ये रास्ता थोड़ा सा हट जाए तो गाड़ियाँ या व्यक्ति सीधा फिसल कर कहाँ चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। पाताल कहा जाता है बहुत नीचे। तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। तो लेखिका ने इस बात को मिलाने की कोशिश की, एवर वंडर्ड टू डिपाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताजुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। तो इन रास्तों को बनाने में लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि कई बार वो मौत के करीब जाकर भी वहाँ से लौट आए हैं। ये मतलब हुआ कि मौत को झुठलाया है। बच्चों, बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं, कभी रास्ता पूरा लुढ़क जाता है, कभी मिट्टी सहित मजदूर नीचे लुढ़क जाते हैं। तो इस तरह से मौत के बीच में ही वो जैसे काम करते हैं। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। तो ये बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, वो मैं बता रही हूँ कि पहाड़ी रास्तों पर रास्ते बनाने के लिए, पहाड़ी जगहों पर रास्ते बनाने के लिए कितने परिश्रम की आवश्यकता होती है, या पहाड़ी जगहों में रास्ते कैसे बनाए जाते हैं, या लेखिका ने अपने यात्रा वृत्तांत में पहाड़ी रास्तों को बनाने के लिए किस प्रकार के परिश्रम की आवश्यकता बताई है। तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह से, हाँ सरकार, ये पढ़ लिया है, एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। मानसिक चैनल मतलब अभी तक वो मजदूरों के बारे में सोच रही थी, अचानक उनके विचारों का प्रवाह क्या होने लगा, बदल गया, मन पीछे घूम गया, मन पीछे चला गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। तो वो इस दृश्य को किसी और दृश्य से मिलाने लगी है, जहाँ एमपी के जंगलों में बच्चों बीड़ी पत्ते को, तेंदू पत्ता कहते हैं उसको, ढोने के लिए वन वन में स्त्रियाँ घूमती हैं। आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव, उनके पैर घूमते घूमते क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे, जो निशान पड़ गए हैं इनके हाथों में, हाथों की जो त्वचा होती है वो बहुत सख्त हो गई है। एक ही कहानी कह रहे थे, एक प्रकार की बातें कर रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि काम करने वाले मजदूर हर जगह एक से हैं। अपनी भूख के लिए, अपने घर को चलाने के लिए उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तो लेखिका अत्यधिक संवेदनशील हो गई दृश्य के प्रति। वो सोचने लगी कि सारे, एक तरफ वो लोग हैं अमीर लोग जिन्हें किसी भी कठिनाई का पता नहीं है, उनके बच्चे जीवन भर ऐशो आराम का जीवन जीते हैं, और एक तरफ आंसू और अभाव और परिश्रम, दुख
और इस तरह के उनको कुछ भी नहीं मिल पाता ज़िंदगी भर, इतने परिश्रम के बाद भी ऐसी ज़िंदगी। तो वो तुलना करने लगी दो प्रकार की ज़िंदगियों की। और तभी मेरी यात्री सहयात्री मणि, तभी इनके मित्र साथ यात्रा करने वाली मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए। ये आगे बढ़ गई थी उनको देखने के लिए, तो ये दोनों इनके, मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मुझे दुखी देखकर जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, तो इन्हें तो आप कहीं भी देख सकती हैं, इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखें, तो इन्हें मत देखें। मजदूरियों को तो आप प्लेन में जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे, सभी जगह एक सी ज़िंदगी है इनकी, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। तो आप पहाड़ों को देखिए, पर्वतीय सौंदर्य को देखिए, जो आपको फिर मैदानी स्थानों में नहीं मिलेगा। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। तो जीवन की आम जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन भी है बच्चों, क्योंकि जीवन का संतुलन क्या है, देखिए रात का अस्तित्व कब है, जब दिन है, और दिन का अस्तित्व किसके साथ है, रात के साथ है। तो सुख दुख भी ऐसे हैं, परिश्रम और परिश्रम नहीं करना भी इसीलिए है क्योंकि दोनों की सत्ता है। कोई भी चीज़ का महत्व तब है बच्चों जब उसकी प्रति मतलब उल्टी कोई चीज़ हो। जैसे लाल का महत्व है, काला है, अगर सब चीज़ें लाल लाल होती और रंग नहीं होते तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही खाली गिलास का महत्व तब है जब भरे हुए गिलास का अस्तित्व हम पहचानते हैं। सच का महत्व कब है, जब झूठ है। अगर खाली सच होता तो झूठ झूठ नहीं होता, तो सच सच होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो एक दूसरे का एक विपरीत अवस्थाओं के कारण ही सुख का अस्तित्व तब है जब दुख है, और दुख का अस्तित्व तब है जब सुख है। एक ही भाव होता तो एक भाव का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया। और लेखिका ने देखा कि ये वेस्ट एट रिपेइंग भी है, मतलब बहुत कम इनको मिलता है और उसमें ये बहुत सारा परिश्रम करती हैं। कितना मतलब समाज इनको कुछ भी नहीं देता और उसके बदले ये बहुत कठिन कार्य करते हैं। तो मन ही मन ये फिर लौटने लगी। तो तभी इन्होंने देखा मजदूर ने किसी बात पर मुस्कुरा रही थी, तो वहाँ पर वातावरण जो है वो मुस्कुराहट से भर उठा। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। बच्चों, लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी, पर्वतीय क्षेत्रों को देखने की ओर। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बैंड लेंगे। बेंट लिखा है, बैंड लेंगे मतलब मोड़ लेंगे, और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे और घूम घूम कर सड़कें जाएंगी और तेज़ी से ऊंचाई। हेयरपिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। अब बच्चों को देखा और इन लोगों से लिफ्ट मार रहे थे, मतलब गाड़ी में बैठने को कह रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3.5 किलोमीटर की 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो वहाँ की विशेषता बता रहा था कि वहाँ आसपास स्कूल नहीं होता, इसलिए बच्चों को बहुत दूर पहाड़ी रास्तों को पैदल चलकर स्कूल तक जाना होता है। क्या स्कूली बस नहीं? तो उस लेखिका की दोस्त ने पूछा, क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। जितेन ड्राइवर जो था उसे हंसी आई। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह। यहाँ कोई भी आपको चिकना बरबीला जिसका पेट तौंद होती है मोटा नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है, यहाँ जीवन कठिन है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। नीचे मैदानी भाग में सिक्किम का जो है वहाँ जहाँ ये लोग पहुँचे थे एक ही स्कूल है, उसी में बहुत दूर दूर से बच्चे जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशी मतलब जानवर। पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, और खुद मैंने भी ढोए थे। तो जितेन बता रहा है कि बचपन में उसने भी सब यही काम किया था, स्कूल पढ़ने के साथ साथ। तो पहाड़ी बच्चों का जीवन कितना कठिन है, ये भी पूछा जा सकता है आपको कि इस पाठ में पहाड़ी बच्चों के जीवन के बारे में क्या बताया गया है।
ठीक है, या पहाड़ के लोगों के जीवन के बारे में। अगर सबके जीवन के बारे में आएगा तो जैसे आप जितेन के बारे में बता सकते हैं, वहाँ की मजदूरिनों के बारे में बता सकते हैं, पहाड़ी जो महिलाएं थी उनके बारे में और बच्चों के बारे में। आगे देखिए, खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा, रास्ते और भी सक्रिय होते जा रहे थे, छोटे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे इन रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया, मतलब इतना ही चौड़ा था कि जीप के दोनों पहिए आ जाएं, कि अगर जीप का पहिया थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, थोड़ा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटा हर जगह सजग करने को कि कोई तेज़ न चलाए जिससे कोई दुर्घटना न हो, तो सब लोगों के लिए ये एक सूचना लिखी हुई थी कि घर जाइए, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चलाई। थोड़ा और आगे बढ़े कि एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। अब हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। लेकिन यहाँ पर लिखा था कि वी केयर मतलब रक्षा करिए अपनी, मैन ईटर से कभी वहाँ नरभक्षी जानवर का आतंक रहा होगा। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि हमें वो नहीं दिखा। क्या दिखे? याक दिखे। याक होते हैं बच्चों, आपने वाइफ और याक बचपन में पढ़ा होगा, एक बड़ा सा जानवर जिसकी गर्दन में क्या होते हैं, बाल होते हैं। ठंडे इलाकों में होता है, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ के प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। तो क्यों उनके शरीर में बाल हैं? क्योंकि वो ठंड से उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। सूरज ढलने लगा। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। वहाँ के जीवन के बारे में बताया गया है। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। संध्या धीरे धीरे रात की ओर बढ़ रही थी और अब जीप चाय के बागानों के आसपास गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने, बोकू होता है सिक्किमी परिधान जो पूरे थोड़ा थोड़ा गाउन की तरह होता है बच्चों, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन। वो युवतियां थी और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, बहुत सुंदर चेहरा था जिसमें गुलाबी रंग परिश्रम के कारण दिखाई दे रहा था। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज के स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। लेखिका ने देखा एक सुंदर सी पहाड़ी युवती। बच्चों, पहाड़ की युवतियाँ कोई भी मेकअप नहीं करती है, उनमें स्वाभाविक सौंदर्य होता है। तो लाल रंग का बोकू पहनने वाली एक युवती जब सूरज की गुलाबी आभा उसमें पड़ रही थी, स्वर्णिम आभा लाल रंग की और गोल्डन आभा पड़ रही थी शाम के सूरज की, तो इतनी सुंदर लग रही थी कि लेखिका उसको देखती ही रह गई और चिल्ला पड़ी वो। ठीक है, यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था, लायुंग में रुकना था। यूमथांग भी घूमने की जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, और लायुंग एक पड़ाव है, वो भी एक स्थान का नाम है। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, एक छोटी सी बस्ती, पहाड़ी लोग रहते थे जहाँ सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी। तो दिन भर दौड़ धूप जितनी भी थी और शहरों जैसी दौड़ धूप नहीं थी, यहाँ शांति से सब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे, क्योंकि शाम का समय हो रहा। निश्चिंत जिंदगी जहाँ सो रही थी का मतलब है सोना नहीं है बच्चों, वो है कि शांत आराम कर रहे थे सब लोग, कोई शोर शराबा नहीं था। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। तिस्ता नदी थी सामने और लेखिका एक लकड़ी के छोटे से घर में थी। लकड़ी का घर पहाड़ों में इसलिए बनाया जाता है ताकि ठंड में सीमेंट से बने हुए घर बच्चों थोड़ा सा गर्म होते हैं, और लकड़ी से बने हुए घर क्या होते हैं, गर्म होते हैं। मैंने कुछ शायद सीमेंट से बने हुए घर गर्म होते हैं कहा, सीमेंट से बने हुए घर ठंडे होते हैं, इसलिए घर वहाँ पर कैसे बनाए जाते हैं, लकड़ी से। कभी आप हिल्स में जाएंगे तो वहाँ फर्श भी लकड़ियों से बनते हैं ताकि किसी को ठंड न लगे। हाथ मुँह धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा चल रही थी। तो क्या नज़ारा था लेखिका के सामने, वो अपनी झोपड़ी के सामने
सामने ही नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई तो देख रही थी उनके सामने से एक झरना बह रहा था जो तिस्ता नदी में मिल रहा था और धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे, पेड़ पौधे हिल रहे थे हवा से। गहरे बादलों की परत ने चाँद को ढक रखा था और गहरे बादल ने चाँद को ढक लिया था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। पक्षी शाम के समय में अपने घोंसलों में आ जाते हैं और इसी तरह लोग भी काम से अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी, वातावरण बहुत शांत था, सन्नाटा था। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी, ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी मंदिरों की घंटियों की कोई शांत आवाज़ कानों में पड़ रही है या घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी। मतलब कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, बस प्रकृति की मध्यम मध्यम आवाज़ सुनाई दे रही थी। आंखें अनायास भर आई। नन्हा ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। आंखें अनायास भर आई तो लेखिका की आंखें वो संवेदनशील हो गई, भाव आ गए उनके अंदर और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अंदर एक ज्ञान होने लगा, उन्हें समझ आने लगी। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। कितनी सुख, कितनी शांति और सुकून है। सारी प्रकृति के सब तत्व यहाँ पर हैं। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने लेखिका की आंखों में आंसू क्यों आए बच्चों? क्योंकि ईश्वर ने हमको सुंदर सृष्टि दी जिसे प्राकृतिक तत्वों से भरपूर किया, भर दिया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। लेकिन हमने इस प्रकृति को अपने लिए प्रयोग करके इसका सब कुछ सौंदर्य क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। हमने क्षमा न करने योग्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया। अब उनके लिए हिमालय केवल कविता की वस्तु नहीं, आज तक जिसे वो कविताओं में पढ़ती थी, एक गहरे ज्ञान या दर्शन का कारण बन गया। वो उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगी कि वो किस तरह धरती के लिए महत्वपूर्ण है, क्या क्या प्रदान करता है, प्रकृति हमें क्या क्या प्रदान करती है और मनुष्य किस तरह से स्वार्थी होकर इस प्रकृति को क्या करने में लगा हुआ है, नष्ट करने में लगा हुआ है। और बच्चों, इस समय ये पैराग्राफ और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रकृति के बारे में लेखिका ने अंत में क्या सोचा है, ये प्रश्न भी आ सकता है कि आज जब हम कोरोना महामारी की जंग से लड़ रहे हैं तो प्रकृति को बचाने की मुहिम फिर से सिर उठाने लगी है। लेकिन हम लोग फिर भूल जाते हैं बच्चों। जैसे जैसे हम इस महामारी से बाहर निकलेंगे, फिर हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में, अपने स्वार्थों की दौड़ में आगे बढ़ेंगे और प्रकृति को इस स्वार्थ की दौड़ में हम प्रकृति को अपने पैरों तले रौंदते जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये प्रकृति हमारे लिए जीवनदायिनी है। तो इस जीवनदायिनी प्रकृति को भी अपने स्वार्थ के कारण हम नष्ट करते जा रहे हैं। तो ये पाठ हमें यह संदेश भी देता है कि हमें प्रकृति को नष्ट नहीं करना है। तो बच्चों, काफ़ी हो गया, ये पाठ बहुत बड़ा है। अभी भी इस पाठ में काफ़ी कुछ पढ़ाने के लिए है। तो अगली क्लास में जिस दिन मैं क्वेश्चन आंसर भेजूँगी, बचा हुआ भाग फिर पढ़ा दूँगी। तो इतना पाठ आप तैयार करके रखिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।